Good morning, students. Welcome to our SGM online classes. Today we are going to learn lesson number 2.4, the fall of Troy. This lesson divided into two parts, part 1 and part 2. The actual story of the fall of Troy is start from part 2, and in part 1 there is given the background information related with the fall of Troy. So let's start. The Fall of Troy, Part 1. Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero और a great national war. Epics ये पोएम का एक प्रकार है जो कि बहुत लंबी पोएम्स होती है इसमें, और इसमें हमारा नेशनल हीरो, हमारा ऐतिहासिक जो भी जिन्होंने अच्छा काम किया है उन लोगों के बारे में उसमें स्टोरी सुनाई जाती है। एंड हमारा जो भी पहले जो भी हमारा ऐतिहासिक जो भी बड़ा युद्ध हुआ है उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन एक सॉन्ग की तरह इसमें एक पोएम्स के तौर पर इसे दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम रामायण और महाभारत ले सकते हैं यहाँ पर। इसमें भी हम यहाँ यदि हम हीरो, नेशनल हीरो की बात करें रामायण में तो राम, और महाभारत में भी आपको पता है कृष्ण है, अर्जुन, युधिष्ठिर, इसे हम ले सकते हैं यहाँ पर। और ये रामायण एंड महाभारत इट इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज और लेसन, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएम। ये जो दोनों भी ग्रंथ लिखे गए हैं यह स्टोरीज के रूप में नहीं लिखे गए, ये एक पोएम्स के तौर पर लिखे गए हैं जिसे हम आसानी से गा सकते हैं। दे ऑफन टेल ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री, और इसमें इन इपिक्स में दिखाया जाता है हमारा इतिहास क्या है, हमारे देश का इतिहास के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। दे मे बी कंपोज्ड एंड सung और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन। बहुत सालों पहले से ही इपिक्स को गाया जाता, उसका कंपोजिशन भी उसे बनाया भी गया बहुत सालों पहले, उसे बहुत सालों पहले ही गाया जाता, और वह लिखने के पहले उसे पहले लिखा नहीं गया है, इपिक्स को पहले नहीं लिखा गया है, उसे वो बन गया है, समाज के लोगों ने उन्हें शायद बनाया हो और वो कहानियाँ वैसे ही गाई जा रही थी, और बाद में उसे किसी राइटर ने या किसी पोएट ने उसे लिखकर उसे फाइनल फॉर्म दे दिया था। द टू फेमस संस्कृत इपिक्स आर द रामायण एंड द महाभारत। हमारे इंडिया में संस्कृत में दो फेमस इपिक्स है, रामायण एंड महाभारत। एंड द टू ग्रेट इपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर रिटन इन एंशियंट ग्रीक, द इलियड एंड द ओडिसी। जैसे हमारे भारत में दो महान ग्रंथ हैं, दो इपिक्स है, द रामायण एंड महाभारत, वैसे ही यूरोपियन लिटरेचर में भी दो एक फेमस इपिक्स है, दो महाकाव्य हैं जिनका नाम है द इलियड एंड द ओडिसी। जस्ट एन इंडियन लिटरेचर वी गो बैक टू स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत। यदि हमें अपना प्राचीन इतिहास जानना है, हमारा लिटरेचर जानना है, तो हमें पीछे जाना होगा मीन्स हमारा इतिहास जानना होगा। तो इतिहास जानने के लिए हम महाभारत और रामायण ये दो ग्रंथ को पढ़ते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन लेते, इनकी कहानियाँ पढ़ते। सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज दे गो बैक टू द इलियड एंड द ओडिसी। यदि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को उनका इतिहास जानना है, उनका पुराना इतिहास पढ़ना है, तो वो द इलियड एंड द ओडिसी यह ग्रंथ पढ़ते हैं, इपिक्स पढ़ते हैं। जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया हु नो द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता। हमारे भारत में हर बच्चे को पता है राम सीता कौन है, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, इनके नाम हमारे भारत के बच्चों को पता है कि ये कौन है और कौन से ग्रंथ में कौन सा कैरेक्टर है। सो द चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज नो द नेम्स ऑफ हेक्टर एंड ओडिसीज एंड एचलीज एंड हेलन ऑफ ट्रॉय। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चों को पता है कि हेक्टर्स, हु इज़ हेक्टर, ओडिसीज, एचलीज,
हेलन, इनके बारे में उनके वहाँ के बच्चों को इन्फॉर्मेशन है। हेलन ऑफ ट्रॉय, हेलन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हेलन ऑफ ट्रॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, हेलन को मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन के तौर पर इस द इलियड में प्रेजेंट किया गया है। एंड ट्रोजन फाउट बिकॉज ऑफ whom द ग्रीक एंड ट्रोजन्स फाउट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, और इसी हेलन के वजह से ग्रीक और ट्रोजन इन दोनों के बीच में एक लंबा युद्ध 10 साल तक चला। रामायण में बात किया जाए तो सीता के साथ में जो इंसिडेंट होता है उसके बाद में युद्ध शुरू होता है। महाभारत में युद्ध जो है वो द्रौपदी के साथ में एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद में शुरू होता है। यहाँ पर इलियड में हेलन के साथ में एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद में ये युद्ध शुरू होता है। नोबडी नोन्स फॉर सर्टन हु द ऑथर ऑफ दिस अर्ली इपिक्स इज, किसी को पता नहीं कि ये जो इपिक्स है रामायण महाभारत इलियड ओडिसी, ये किन लोगों ने लिखा है, किन्होंने इसको कंपोज किया है, किन लोगों ने कंपोज किया है, ये किसी को पता नहीं। इट इज थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप्ड विद द नेशन इटसेल्फ, ऐसा मानना है कि सोसाइटी के साथ साथ में ही इनका उगम हुआ है, सोसाइटी के साथ में है ना, समाज के साथ में। जैसा मानवीय इतिहास, मानव जीवन जब से शुरू हुआ होगा तब से ही कहानियाँ बनना शुरू हो गई, और जैसा जैसा हमारा समाज डेवलप हुआ वैसी वैसी स्टोरीज भी डेवलप होती गई। एंड वेयर हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर, ये जो कहानियाँ थी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने दिया गया, इसे गाया जाता। इपिक्स है, पोएम्स है। अब पोएम्स को हम इजीली गा सकते हैं। तो एक पोएम्स एक सिंगर दूसरे पीढ़ी को सिंगर को अपनी ये जो कहानियाँ है रामायण महाभारत या इलियड ओडिसी की, ये दे दिया करता और उसे वैसे ही समाज में गाया जाता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक वो इन्फॉर्मेशन इजीली चली जाती। परहैप्स वन ग्रेट पोएट गेव देम देयर फाइनल फॉर्म, और यह सिलसिला तब तक चलते रहा जब तक किसी ग्रेट पोएट ने इसे फाइनल रूप नहीं दिया। फिर बाद में किसी एक महान कवियों ने उसे लिख कर एक फाइनल फॉर्म दे दिया। फाइनल फॉर्म दे दिया यानी उसे कहीं तो भी एंड कर दिया, उन इपिक्स को एक बहुत ही अच्छा एंड देकर उसे वहाँ पर बंद कर दिया गया। और बाद में उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने एंड दिया वहीं तक वो इपिक्स बोले जाते, उसके बाद में उस इपिक्स ने डेवलप नहीं किया गया, वो इपिक्स वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जहाँ हम जानते हैं कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, संस्कृत रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, और उन्होंने अपने हिसाब से उसको एंड दे दिया उन्होंने उस रामायण को एक जगह पर जाकर एंड कर दिया। फिर उसके बाद में हम आज भी रामायण पढ़ते हैं तो उसी जगह तक ही पढ़ते हैं। उसके बाद में हम एक बहुत ज़्यादा उसने जैसे कि लव कुश है, अब हम इनकी कहानियाँ हमें पता नहीं चलती कि बड़े होने के बाद में कहाँ तक गए हो, ये नहीं पता चलता, क्योंकि वहाँ पर वाल्मीकि जी ने एक बार एंड कर दिया तो बस वहीं तक हम रामायण को पढ़ते हैं। और ये जो भी इपिक्स है पहले ही बताया गया है कि पता नहीं किसने लिखा है। हम बोलते हैं कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन ये भी एक सच माना जाता है हमारे देश में कि रामायण ये कोई कहानी नहीं है, कोई पोएम नहीं है। एक्चुअली ये इतिहास में हुई एक एक्चुअल घटना है, इंसिडेंट है, ये हमारा इतिहास है। राम जी हमारे देश में थे ऐसा बोला जाता है। यानी ये कैरेक्टर्स ने, जैसे शिवाजी महाराज का इतिहास हम आज भी जानते हैं तो शिवाजी महाराज थे, काल्पनिक नहीं है। उसी तरह राम भी काल्पनिक नहीं है, इसीलिए इपिक्स में ये माना जाता है कि वो काल्पनिक कैरेक्टर नहीं थे, वो रियल कैरेक्टर्स है। और उसे बाद में किसी पोएट ने उसे लिख कर, एक कागज़ के ऊपर लिख कर उसे उस फाइनल फॉर्म देके उसे रोक दिया, उसका डेवलपमेंट वहीं पर रोक दिया। It is believed that the Iliad and the Odysseus were composed and recited by a blind
पोएट नेम्ड होमर, एक पोएट है होमर। ऐसा माना जाता है कि इलियड एंड ओडिसी को का कंपोजिशन उनको बनाने का काम होमर इस अंध पोएट ने किया है, जो पोएट ब्लाइंड थे उन्होंने किया है। और वही उस इपिक्स को गाया करते और दूसरे लोगों को सुनाया करते। हु लिव्ड अबाउट 900 BCE, वह 900 BCE के समय रहते थे। एंड हु वांडर्ड फ्रॉम वन ग्रीक सिटी और विलेज टू अनदर, और वो एक जगह से, एक्चुअली ये वांडरिंग पोएट थे, इधर उधर घूमना इनका काम था, एक शहर से दूसरे शहर जाना। सिंगिंग हिज पोएम्स टू ऑल हु वुड रिसीव हिम इन देयर होम एंड गिव हिम हॉस्पिटैलिटी। एक जगह से दूसरे शहर जाते, फिर बाद में और अपना शहर चेंज करते, और लोग उनको, जो भी लोग उनको उनका आदर सत्कार करते, अपने घर में रुकाते, उनको मान सम्मान देते, तो उन हर लोगों को, हर किसी को वह ये दोनों भी जो इपिक्स है वो गाकर सुनाते। द वॉन्डरिंग सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप। ये जो भटकते हुए जो सिंगर थे होमर, इनको पूरे सिर्फ ग्रीस में ही लोग सम्मानित नहीं करते थे, सम्मान नहीं किया जाता था, तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में इनका सम्मान होता था। एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री, और उन्हें यूरोपियन पोइट्री के फादर भी कहा जाता है। द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्राय। जो इलियड है, जो इपिक्स है, वह एक इलियम और ट्रॉय की एक कहानी है। इलियम और ट्रॉय ये एक शहर के नाम है, सिटी के नाम है। अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी। ये जो शहर समुद्र किनारे पर बसा हुआ है और बहुत ही ट्रेडिंग सिटी है, यानी यहाँ पर उस समय बहुत बड़ा बिजनेस, व्यापारिक सिटी थी, ये व्यापार किया जाता। इट वॉज वेल सिचुएटेड, वह इस तरह से बसा हुआ सिटी था, बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस भी अच्छे से हुआ करता, साथ में खेती किसानी भी बहुत अच्छे से हुआ करती, और दोनों के लिए बहुत ही सूटेबल सिटी थी। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय। जो ट्रॉय के सामने, जो ट्रॉय सिटी के सामने जो बहुत बड़ा विशाल समुद्र था, उस पर ट्रॉय के शिप्स तैरा करते, कैरिंग गुड्स एंड ग्रेस। वह एक जगह से दूसरे जगह गुड्स, कुछ चीज़ें ले जाने का, साथ में धन धान्य ले जाने का, उनका एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया करते। एट द ब्लैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंटेन इडा। ट्रॉय के सामने में विशाल समुद्र था और ट्रॉय के पीछे में एक बहुत बड़ा माउंटेन था जिसका नाम है आइडा, आइडा, या फिर आइदा भी हम बोल सकते हैं इसे, आइडा। फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। उस माउंट आइडा के से बहुत सारी नदियाँ तथा स्ट्रीम्स बहा करती। द वैलीज अमॉन्ग द हिल्स वेयर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल। जो भी उस माउंट इडा से लगकर जो भी वैलीज थी, जो भी छोटी मोटी पहाड़ियाँ थी, जो एरिया था, और बहुत वहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी होने की वजह से वो जगह फर्टाइल हो चुकी थी, सुपीक हो चुकी थी, जहाँ पर खेती किसानी आसानी से की जा सकती थी। विथ कॉर्न ग्रोविंग इन फर्टाइल फील्ड्स, वहाँ पर बहुत बड़े प्रमाण के ऊपर कॉर्न की खेती की जाती। एंड कैटल फीडिंग ऑन रिच ग्रास ऑफ द मिडोज व्हाइल शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। पानी की वजह से हर तरफ हरियाली थी और उसका फ़ायदा सिर्फ इंसानों को नहीं हुआ करता था खेती करने के लिए, तो जो भी जानवर थे, खेती के काम में आने वाले जानवर,
वो उन्हें भी उस पहाड़ियों में घूमकर फीडिंग कराई जाती, यानी चरवाहे उसे वहाँ पर उन प्राणियों को चराने के लिए ले जाते, उनको वहाँ पर वो हरी घास खिलाया करते। वाइल शिप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, और शिप्स को भी वहाँ पर चरवाहे ले जाते और उनको भी वहाँ की जो भी रिच ग्रास है, जो भी ग्रास है, उसे वहाँ उन्हें खिलाए जाते। यानी आसानी से मैंस के लिए भी, यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी वहाँ पर खेती किसानी की समस्या नहीं होती, और खाने पीने की समस्या वहाँ के जानवरों के लिए भी नहीं हुआ करती। आसानी से उन्हें भी भोजन मिल जाता। In this way, today we stop here and we will continue in next video. Thank you and have a nice day.